Hello friends, welcome back to my channel Shaina Goyal. So friends, we are going to continue our series of CDP. तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंटेलिजेंस। और ये बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है, काफ़ी वास्ट टॉपिक है। इसके अंदर काफ़ी सारी थ्योरीज आती हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो इंटेलिजेंस का बेसिक कंसेप्ट है वो देखेंगे कि इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है, क्यों ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जो भी टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाए हुए हैं, और साथ ही में यूनिफैक्टर थ्योरी एंड टू फैक्टर थ्योरी, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो देखिए, इंटेलिजेंस के जो सेशंस हैं ये थोड़े लंबे हो सकते हैं क्योंकि इसमें टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम इनको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, देखिए जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको हम प्रीवियस टॉपिक्स के साथ रिलेट करते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये वर्ड यहाँ पर यूज़ कैसे किया। तो वीडियोज़ का सीक्वेंस बना हुआ है, सभी सेक्शंस जो हैं ये डे 1 से स्टार्ट हुए हैं एंड टुडे इज़ डे 28 ऑफ दिस सेशन। ये सीरीज़ का जो हमारा चल रहा है 28th डे है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप स्टार्टिंग से इन चीज़ों को देखें ताकि आपका जो कंसेप्ट बिल्डअप है वो कंप्लीट हो, कोई आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आप बीच में से कोई भी सेशन उठाते हैं तो उसमें कुछ रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक इंटेलिजेंस। तो देखिए, इंटेलिजेंस को हिंदी में जैसे बुद्धि कहते हैं कि कितना इंटेलिजेंट है कोई पर्सन, इसमें कितनी बुद्धि है, हम किसी को प्रॉब्लम दे दे कितनी जल्दी वो सॉल्व कर सकता है, या फिर किस डिफ़िकल्टी लेवल की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, या फिर रियल लाइफ में कोई सिचुएशन आ गई, कहीं झगड़ा हो रहा है तो कौन उसमें कूद कर उसको सॉल्व करेगा, उनकी प्रॉब्लम समझेगा। हर चीज़ को हम इंटेलिजेंस के तौर पर देखते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ की बात क्यों हुई, क्योंकि क्वेश्चन अराइज हुआ था, What is intelligence? What is intelligence? क्या इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, या फिर who is intelligent, ठीक है, who is इंटेलिजेंट। क्या वो पर्सन इंटेलिजेंट है जिसको आपने कुछ भी लर्न करने के लिए दे दा, उसने 10 पेज 20 पेज बड़े इजीली लर्न कर लिए और फिर एज इट इज़ आपको वर्ड टू वर्ड सुना दिए, ठीक है, क्या वो पर्सन इंटेलिजेंट है? या फिर वो इंटेलिजेंट है जिसने लर्निंग तो नहीं की लेकिन उसने कंसेप्ट समझ लिया, आपने जो चीज़ पूछी उसने प्रैक्टिकल वो चीज़ करके दिखा दी, वो इंटेलिजेंट है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस रोटेट करते थे, तो इसीलिए इस चीज़ का जवाब देते हुए काफ़ी सारी थ्योरीज आई जिनको हम डिस्कस करेंगे। थ्योरीज छोटी छोटी हैं लेकिन काफ़ी सारी हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंट हम क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि हु इज़ इंटेलिजेंट? वो पर्सन इंटेलिजेंट है जिसमें क्या है, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स सिर्फ मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स नहीं है, इट इज़ ऑल राउंड प्रॉब्लम्स, चाहे वो आपके एजुकेशन को लेकर रिलेटेड हो या फिर रियल लाइफ के रिलेटेड हो, ठीक है। तो सॉल्व कर सकता है जो बंदा, प्रॉब्लम उसमें एबिलिटी है उसको सॉल्व करने की, उसको इंटेलिजेंट कहा जाता है। प्लस जिसमें हो पावर ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग मीन्स जो तर्क वितर्क करना जानता है, कोई सी चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है इसका वो समझना जानता है। देन जो खुद को अडेप्ट कर पाए अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अडेप्ट टू एनवायरनमेंट। देखिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो बंदा इंटेलिजेंट है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो इंटेलिजेंट का जो लेवल होता है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है, सिर्फ हमें अज्यूम करने को कहा जाता है कि आप अज्यूम कीजिए ऐसी सिचुएशन है तो उसमें आप किस तरह से डील करेंगे, वो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो चीज़ एक्चुअली आपके सामने नहीं है लेकिन आपको उस सिचुएशन को या फिर उस प्रॉब्लम को अज्यूम करके उसको सॉल्व करना है मन ही मन में या फिर माइंड में, ठीक है। देन हु हैज़ द एबिलिटी टू इवैल्यूएट एंड जज। ये सारी क्या है, एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एबिलिटी टू इवैल्यूएट एंड जज हिमसेल्फ, या फिर कोई सिचुएशन है बंदे के सामने तो उसको वो किस तरह से इवैल्यूएट करता है, कितना अपना दिमाग चलाता है, कौन कौन सी अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करेंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो बंदे के माइंड में है उसको किस तरह से यूज़ करेगा ताकि सिचुएशन को वो हैंडल कर पाए या फिर
कोई भी उसके सामने प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाए। सो ऑल इन ऑल अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हमारे पास 3 मेन फंक्शन जो है निकल कर आते हैं। नंबर 1 क्या है? लर्निंग। लर्निंग भी ऐसे नहीं है कि आज लर्न कर लिया, ठीक है, 2 दिन बाद पूछा वो चीज़ भूल गए। लर्निंग इज द एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज एंड हाउ लॉन्ग वन कैन रिटेन, कितनी देर उसको आप इंफॉर्मेशन को या फिर नॉलेज को रिटेन करके रखते हो अपने माइंड में, वो होती है लर्निंग। देन इज आपने सभी चीज़ें अपने अंदर एक्वायर कर ली हैं, ठीक है, चाहे एनवायरनमेंट से हैं चाहे हेरिडिटरी हैं, तो लर्निंग क्या हो गई आपके अंदर? रिटेन हो गई। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो पहले आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको रिकॉग्नाइज करना, प्रॉपर उसको समझना कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एड्रेस द प्रॉब्लम, ताकि प्रॉब्लम को हम समझ सकें, उसको लोकेट कर सकें कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। देन फाइनली अपनी नॉलेज को एंड अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे जो पर्सन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंट पर्सन। क्या हो गया? सबसे पहले लर्निंग, जिसने नॉलेज एक्वायर की, जो भी आज तक उसने सीखा, ठीक है, अपने अंदर वो समाते चले गए, और फिर कोई प्रॉब्लम उनके सामने सिचुएशन आई तो उन्होंने क्या किया? सिचुएशन को समझा पूरी गहराई से। हम कहते हैं ना कि क्वेश्चन को 2 बार ही रीड करो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ लीजिए आधे नंबर तो आपको वैसे ही मिल गए, क्योंकि आप उसी दिशा में चलकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, करना था स्टेटमेंट में, माइनस कर दिया प्लस, क्वेश्चन गलत समझ गए ना, तो समझ गए गलत, इसलिए पहले आधे नंबर तो आपके चले गए। आधे नंबर सिर्फ आपको किसके मिलेंगे? जो आपने कोई स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट तक पहुंचते हुए आपने माइनस करना, प्लस करना था, कर दिया माइनस, तो वो सारा क्या हो गया? गलत, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज करना प्रॉब्लम को इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन ओनली यू कैन फाइंड द करेक्ट सॉल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये चीज़ समझ में आ गई? ये था बेसिक कंसेप्ट इंटेलिजेंस का। अब काफ़ी सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज दी अपना बताते हुए कि ये पर्सन इंटेलिजेंट है क्योंकि उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो थ्योरीज हैं छोटी छोटी हैं, इनमें से एक आधा MCQ आ जाता है, हर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द थ्योरी ऑफ यूनिफैक्टर थ्योरी, या फिर 1 फैक्टर थ्योरी भी इसको कहते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज यूनिफैक्टर थ्योरी और 1 फैक्टर थ्योरी। अब ये आई कैसे, पहले हम वो समझते हैं। देखिए एल्फ्रेड बिनेट हैं, इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है अभी आपको पता लग जाएगा। बेसिकली ये फ्रांस के रहने वाले थे और इनको कहा जाता है फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट। तो फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उसने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इन 1904 उन्होंने एल्फ्रेड को अप्रोच किया और उनको कहा कि जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं उनको एजुकेशन में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो आप पता करवाइए, क्या उनको दिक्कत आ रही है। तो एल्फ्रेड ने इन 1905 फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट इन्होंने किया था इन 1905। तो ये ईयर आपने याद रखना है। तो ये थ्योरी सबसे पहले कौन लेकर आए थे? एल्फ्रेड बिनेट। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, क्योंकि इन्होंने ही ये टेस्ट डिस्कवर किए हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। तो इनके असिस्टेंट कह लीजिए या फिर इनके साथ कोलैबोरेशन में काम किया था एल्फ्रेड के साथ थियोडोर साइमन ने। इनको बेसिकली जैसे कहा जाता है ना कि बिनेट एंड साइमन, सिर्फ साथ वाला नेम इनका जो सरनेम है वो लेते हैं, बिनेट साइमन। तो इन दोनों ने मिलकर एक स्केल, इंटेलिजेंस स्केल बनाया था। बिनेट साइमन स्केल। और ये स्केल इंटेलिजेंस टेस्ट का इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि आज भी ये यूज़ होता है टू मेजर इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ चाइल्ड। तो ये देखिए इन्होंने जो गवर्नमेंट ने अप्रोच किया था एल्फ्रेड को कि आप टेस्ट कीजिए, वो थे 14 साल तक के बच्चे जो स्कूल में जाते थे, कि उनको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ताकि वो उस चीज़ को डायग्नोज करें और उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। तो इन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया था और इनके साथ एक और चीज़ रिलेटेड है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज ये दिया था एल्फ्रेड बिनेट ने इन द ईयर 1908। तो ये आया हुआ है सीटेट में भी, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना। मेंटल एज क्या होती है? बेसिकली
एक होती है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि जो आपकी एक्चुअल एज है। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप 25 ईयर्स के हैं तो आपकी CA क्या हो गई 25। तो मेंटल एज क्या होती है कि आपका मेंटल एबिलिटी कितनी है, ठीक है, आप मेंटली कितने ज़्यादा एज हैं, समझ आ गई, कितनी आपने इंटेलिजेंस लेवल है, वो क्या होती है मेंटल एज। तो इसका कंसेप्ट दिया था एल्फ्रेड बिनेट ने इन द ईयर 1908। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट के पेपर में। क्लियर हो गई ये चीज़। नाउ वी विल मूव ऑन फाइनली टू द यूनिफैक्टर थ्योरी और वन फैक्टर थ्योरी। सो देखिए यूनिफैक्टर थ्योरी क्या कहती है कि हर पर्सन में, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ कॉमन फैक्टर, यानी कि सभी के दिमाग में एक ही तरह का फैक्टर होता है जो उनको एबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो कोई भी काम कर सकें या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इनके अकॉर्डिंग हर किसी का माइंड में सिर्फ एक ही फैक्टर है, ठीक है, अलग अलग दिमाग हम कहते हैं कि नहीं होता किसी के पास, सभी के पास एक ही तरह का दिमाग होता है अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बिनेट, ठीक है, ये कहते हैं। तो इसमें देखिए आपको क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, कॉमन फैक्टर वर्ड भी आ सकता है, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ कॉमन फैक्टर, या फिर वन जनरल फैक्टर, या फिर सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़। ये तीनों में से अगर कोई भी चीज़ आए ना, इट मीन्स ये किसको डिनोट कर रहा है, यूनिफैक्टर थ्योरी को, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपको आ सकती है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए तीनों चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो अगर किसी ने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है या फिर टास्क परफॉर्म करना है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इन्होंने एल्फ्रेड बिनेट ने क्या किया, कोई भी अलग अलग चीज़ें नहीं बताई कि किसी की कैपेबिलिटी कितनी हो सकती है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कोई पर्सन डांस में अच्छा हो सकता है, कोई स्टडी में अच्छा हो सकता है, तो वो चीज़ इन्होंने बिल्कुल निगलेक्ट कर दी और यहीं से आया था इनका जो है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या था कि ये थ्योरी बहुत सिंपल है, ठीक है, इतनी सिंप्लिसिटी से हम इंटेलिजेंस को जज नहीं कर सकते, तो ये ज़्यादा नहीं चली। तो डिमांड क्या हुई कि ज़्यादा कम्प्लेक्स थ्योरी लेकर आओ जहाँ पे हम एक्चुअली इंटेलिजेंस लेवल को जज कर पाएँ, ठीक है। तो इसीलिए यहीं पे नीड हुई थी कि टू फैक्टर थ्योरी आई थी, दैट वाज गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है। अब हम टू फैक्टर थ्योरी देखेंगे तो ये देखिए यूनिफैक्टर थ्योरी बस इतनी सी है कि सिर्फ एक ही फैक्टर होता है सभी के माइंड में जो उनको एबिलिटी प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म अ टास्क और सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो ये है यूनिफैक्टर थ्योरी। नाउ टू फैक्टर थ्योरी। सो एज यू कैन सी हियर टू फैक्टर थ्योरी वॉज गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन, और ये एक ब्रिटिशर थे, ठीक है। तो इन्होंने दो फैक्टर्स दिए थे। टू फैक्टर क्यों कहते हैं कि इन्होंने बोला है कि जो इंटेलिजेंस है वो टू फैक्टर्स में हम उसको देख सकते हैं। फर्स्ट इज जनरल फैक्टर जी फैक्टर, ठीक है, इसको इस तरह से आता है, एंड अनदर इज एस फैक्टर दैट इज स्पेसिफिक फैक्टर। अब देखिए जैसे हर पर्सन में जनरल एबिलिटी होती है और एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं कि ये उस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें वो एस फैक्टर उस चीज़ के रिलेटेड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए जनरल फैक्टर क्या होता है, इट इज़ द जनरल मेंटल एबिलिटी गवर्नड बाय हेरिडिटी, जो बंदे को विरासत में मिली है, हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी से मिली है, बाय बर्थ है, उसमें उतनी इंटेलिजेंस वो बाय बर्थ है। लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छा है या फिर कोई इन फ्यूचर डांस में ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो ये S1 सपोज मैथ के लिए है, S2 डांस के लिए है, तो उस पर्सन का डिपेंड करता है स्पेसिफिक फैक्टर कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। समझ में आ गई ये बात। तो बेसिकल इंटेलिजेंस लेवल जो हमें एक बेस फॉर्म करता है, ये कहते हैं कि जी फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बेस फॉर्म करता है फॉर ऑल मेंटल एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। जो हम स्पेसिफिक फैक्टर में भी हमारी एबिलिटी है उसका बेस क्या है, जी फैक्टर, जो जनरल एबिलिटी है एक पर्सन की, ठीक है। तो देखिए ये हेरिडिटी से गवर्नड है, यानी कि ये इनेट होती हैं, हम इसको एक्वायर नहीं करते हैं। जबकि जो एस फैक्टर है ये क्या करते हैं, हम एक्वायर करते हैं, एक्वायर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, सोशलाइज होकर एक्वायर करते हैं या वॉट एवर। लेकिन जो जी फैक्टर होता है ये हेरिडिटी के साथ रिलेटेड है, तो ये है इनेट और ये बेस फॉर्म करता है हमारे किसी भी मेंटल एबिलिटी का या फिर कैपेबिलिटीज़ का। इसको देखिए स्पीयरमैन ने कहा है कि ये मेंटल एनर्जी भी कहा जाता है इसको, जी फैक्टर को। तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट कि मेंटल एनर्जी एज कंसीडर्ड बाय चार्ल्स स्पीयरमैन इज जी फैक्टर और एस फैक्टर, ठीक है। इस तरह से दो ऑप्शंस आपको और दी जा सकती हैं। तो जी फैक्टर को मेंटल एनर्जी कहा गया है पर्सन की, ठीक है। तो ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, यानी कि अगर जनरल फैक्टर किसी भी इंडिविजुअल का ज़्यादा है तो वो
उसका इंटेलिजेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर उसका जी फैक्टर कम है तो उसकी जो इंटेलिजेंस है वो भी क्या होगी, कम होगी। यानी कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन। ठीक है। स्पेसिफिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये इन्फ्लुएंस हेरिडिटी से नहीं होता, ये एनवायरनमेंट से, एजुकेशन से हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है, बल्कि ये स्टैटिक है। क्योंकि जो बाय बर्थ बच्चे को मिल गए हेरिडिटरी फीचर्स वो चेंज तो नहीं होंगे ना, वो स्टैटिक हैं। लेकिन जो चीज़ हम एनवायरनमेंट से एक्वायर कर रहे हैं, एजुकेशन से हम उसको दिन ब दिन बेहतर करते जाते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं हम और इम्प्रूव करते हैं, तो ये डायनामिक होता है स्पेसिफिक फैक्टर किसी भी चीज़ का। अब एक ही पर्सन में हो सकता है मैथमेटिक्स का फैक्टर जो है हाई हो और इंग्लिश का फैक्टर कम हो, और डांस का फैक्टर हाई हो, सिंगिंग का फैक्टर कम हो, किसी भी तरह का डिफरेंट होते हैं एस फैक्टर्स। सभी पर्सन्स में एस फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनका जो लेवल है वो डिफरेंट हो सकता है, या फिर विद इन वन पर्सन एक पर्सन के खुद के जो एस फैक्टर्स हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। सो एक पर्सन में देखिए एक जी फैक्टर है तो उसके पास काफ़ी सारे एस फैक्टर्स होंगे। ये एस फैक्टर्स उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने की। ठीक है। हम कहते हैं ना कि बच्चे का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसके पास एस फैक्टर कम है मैथमेटिक्स का, उसको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन की या फिर ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के साथ वो अपना ये फैक्टर मैथमेटिक्स का इंक्रीज़ कर सकता है। समझ में आ गई ये बात। तो यही सारी थ्योरी क्या है, चार्ल्स स्पीयरमैन की। देखिए बिल्कुल छोटी छोटी सी थ्योरी है, सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है। इसमें दो चीज़ें मेन है, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। देखिए एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन ये किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कि कौन सा फैक्टर दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है जी फैक्टर। क्योंकि ये क्या है, बेस एक्ट करता है फॉर ऑल मेंटल एबिलिटीज़, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो। ठीक है। स्पेसिफिक फैक्टर में हमें जो भी मेंटल एबिलिटी एक बेस चाहिए होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, जी फैक्टर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। आई एम श्योर ये आपको हेल्पफुल रहा होगा। सो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ न्यू थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।